काका, हुआ है शहर, ले आए खाद बीज। हाँ भाई, लेके तो आया हूँ, पर क्या कहूँ, महंगाई इतनी हो गई है कि समझ में नहीं आता है कि खेती करे कैसे। फसल भी अच्छी नहीं होती है, ये दवाइयाँ नहीं डालूँ तो कर्जा करके लाओ, कैसे भी लाओ, लाना तो पड़ेगा ही। और ये दवाई की दुकान का कर्जा तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। लाना तो मुझे भी है, पर सब कुछ इतना महंगा है, कहाँ से लाऊं, किससे खरीदूं, किसके पास सही दामों में मिलेगा और क्वालिटी उत्पाद भी मिलेगा या नहीं। अपनी फसलों की सही दवाओं के लिए दूर दूर तक शहरों में जाना और दवाओं को लाना पड़ता है। फसलों के लिए दवाएं सही है या नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती। फसलों की कटाई पर सही दाम मिलेंगे या नहीं, इन तमाम मुश्किलों से दूर होने के लिए आइए खेती बाड़ी केंद्र। खेती बाड़ी केंद्र एक ऑनलाइन सेवा केंद्र है जिससे आप अपने मोबाइल के द्वारा जुड़ सकते हैं, जहां आपको अपनी खेती के लिए सही प्रकार की दवाएं मिलेंगी, वो भी होलसेल मूल्य पर। वो सभी दवाएं सीधा निर्माता से लेकर आप तक पहुंचाते हैं, यानी कि बीच में होने वाले सारे खर्च की बचत आपकी जेब में। साथ ही साथ दवाओं को लाने और ले जाने की झंझट से भी छुटकारा। अपनी मुश्किलों को दूर करने के लिए आप खेती बाड़ी केंद्र पर एक मिस कॉल करें। खेती बाड़ी केंद्र का किसान मित्र आपसे तुरंत संपर्क करेगा और आपको सभी जरूरी जानकारी देगा। खेती बाड़ी केंद्र की फ्रेंचाइजी लेकर खेती बाड़ी मित्र बनिए और किसानों की सेवा कर देश की तरक्की में भागीदार बने। आज ही संपर्क करें नीचे दिए गए नंबर पर और खेती बाड़ी केंद्र से जुड़े। ये है खेती बाड़ी केंद्र ऐप। अच्छा, किसानों की सरदारी, उन्नत खेती बाड़ी। खेती बाड़ी केंद्र, देश के अन्नदाता की दुकान। ऐसा लग रहा है ना कि नहीं हो पाएगा, कोशिश करने की भी कोशिश नहीं कर पा रहे हैं आप। अरे, जब तक खुद पर विश्वास रखना नहीं आप सीखेंगे, तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं रख पाएंगे। बिल्कुल, जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाइए, क्योंकि सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। यकीन मानिए, जिंदगी में आगे बढ़ने और सफलता के शिखर पर पहुंचने का रास्ता खुद आपके भीतर ही छिपा है। अगर आप में दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास और कड़ी लगन और आप मेहनत कर सकते हैं, ये लगन का भाव, मेहनत का भाव है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप प्रगति, उन्नति और कामयाबी के सभी दरवाजे खोल सकते हैं। हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए शुरुआत करते हैं बड़ी राष्ट्रीय खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि भारत मानवाधिकारों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। कई मौके आए जब दुनिया भटकी, पर भारत ने हमेशा मानवाधिकारों को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कहा कि मानवाधिकारों के मुद्दे पर मनमानी व्याख्या लोकतंत्र के लिए खतरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गति शक्ति योजना का शुभारंभ करेंगे। 100 लाख करोड़ रुपए की इस योजना गति शक्ति का मकसद प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में हितधारकों के लिए विभागीय रुकावटों को तोड़ने और समग्र योजना को संस्थागत बनाना है। ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए एकीकृत और निर्बाध कनेक्टिविटी मुहैया करवाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑल आउट ऑपरेशन जारी है। बीते 24 घंटों में सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग, बांदीपोरा और शोपियां में 6 आतंकियों को मार गिराया है। इनमें से कुछ आतंकी हाल ही में हुई आम नागरिकों की हत्या में भी शामिल थे। हालांकि इस ऑपरेशन के दौरान एक जेसीओ समेत सेना के 5 जवान भी शहीद हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक पिछले 30 घंटों में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच 5 बार मुठभेड़ हो चुकी है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान में अब तक 96 करोड़ से अधिक वैक्सीन दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 65,86,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत जल्द ही 100 करोड़ टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल कर लेगा।
केंद्र सरकार ने घरेलू विमानों पर क्षमता को लेकर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है। 18 अक्टूबर से घरेलू विमान 100% क्षमता के साथ उड़ सकेंगे। मौजूदा समय में घरेलू विमान सिर्फ 85% क्षमता के साथ ही उड़ सकते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया था। त्योहार के मौसम में महंगाई के मोर्चे पर राहत भरी खबर है। खाद्य कीमतों में कमी के कारण खुदरा महंगाई सितंबर में घटकर 4.35% पर आ गई। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर अगस्त में 5.30% और पिछले साल सितंबर में 7.27% थी। खुदरा महंगाई दर में कमी की सबसे बड़ी वजह है खाने पीने की चीजों के दामों में कमी आना। इस बार मॉनेटरी पॉलिसी की समीक्षा में भी जोर महंगाई कम करने पर था। देश के औद्योगिक उत्पादन में अगस्त में 11.9% की वृद्धि हुई है। अमित खरे प्रधानमंत्री के सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। 1985 बैच के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अमित खरे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सलाहकार अब बनाया गया है। वो 30 सितंबर को उच्च शिक्षा सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अमित खरे को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पीएमओ में उनकी संविदा नियुक्ति भारत सरकार के सचिव के रैंक और स्केल पर की गई है। अमित खरे 2 वर्ष तक इसी पद पर रहेंगे। और आइए अब नजर डालते हैं NEWS यानी कि देश के चारों कोनों से आई राज्यवार सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों के साथ दिल्ली में हुमायूं मकबरा परिसर में स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लिया। युवा मामले और खेल मंत्रालय आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्लास्टिक कचरा इकट्ठा करके नष्ट करने के लिए महीने भर का स्वच्छता अभियान चला रहा है। योगी सरकार अपने 4.5 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में विकास उत्सव मना रही है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने गाजियाबाद के कविनगर स्थित रामलीला मैदान में विकास उत्सव प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में सरकार द्वारा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों के लिए किए गए प्रयासों को दिखाया गया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने अगरतला के साल बागान इलाके में ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य के हर कोने में पर्याप्त ऑक्सीजन सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं लागू की गई हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बेंगलुरु में बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में 10,000 से अधिक कॉलेज के छात्रों और उभरते उद्यमियों ने हिस्सा लिया। इसके जरिए युवाओं के बीच उद्यमशीलता की भावना को प्रोत्साहित किया गया। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में 15 कोविड टीकाकरण एक्सप्रेस का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार सभी पात्र व्यक्तियों को जल्द से जल्द टीका लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये वैन घर घर जाकर लोगों का टीकाकरण करेगी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मेट्रो अंडरग्राउंड ट्रैक का निर्माण शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने नवीन मार्केट में इसका शुभारंभ किया। इसके साथ ही चुन्नीगंज, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा और नयागंज स्टेशन के पूरे रूट पर मेट्रो का काम शुरू हो गया है। और राष्ट्रीय और राज्यों से आई खबरों के बाद अब एक नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान मामले पर G20 की बैठक में कहा कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद और कट्टरवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने विश्व समुदाय से एकजुट होकर अफगानिस्तान की जमीन को आतंकवादियों की पाठशाला नहीं बनने देने की अपील की। अफगानिस्तान संकट पर G20 की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर्स समिट को संबोधित करते हुए ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। उन्हें इतालवी राष्ट्रपति ने शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में एशिया में आपसी संवाद और विश्वास बहाली पर बात की। विदेश मंत्री ने कहा कि वैक्सीन मैत्री भारत के वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी ने बहुपक्षवाद की सीमाओं को सामने लाया है। एस जयशंकर ने कहा कि बहुपक्षवाद में सुधार की बेहद आवश्यकता है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बहरीन के अपने समकक्ष डॉक्टर अब्दुल्लातिफ बिन राशिद अल ज़यानी से मुलाकात की। इससे पहले विदेश मंत्री कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में रूसी समकक्ष सरगेई लावरोव से भी मिले। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान और हिंद प्रशांत पर विचारों का आदान प्रदान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की वार्षिक बैठक के साथ साथ G20 समूह के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक में भाग लेने के लिए एक सप्ताह के अमेरिकी दौरे पर हैं। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद वित्त मंत्री बॉस्टन गईं, जहां पर अमेरिकी कंपनी बेन कैपिटल के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। बेन कैपिटल के को चेयरमैन स्टीफन पग्लियोका और को मैनेजिंग पार्टनर जॉन कनॉटन के साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत में बैंकिंग, आउटसोर्सिंग और दवा क्षेत्र में अमेरिका के साथ व्यापक भागीदारी पर चर्चा की। इटली के सोरेंटो शहर में G20 की मंत्री स्तरीय बैठक में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ब्राजील, चीन, यूरोपीय संघ के साथ अन्य देशों के उद्योग मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। फ्रांसीसी मंत्री प्रतिनिधि के साथ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री की विदेश, व्यापार, IT, रक्षा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में फ्रांसीसी कंपनियों द्वारा द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को लेकर भी चर्चा हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एक सत्र को भी संबोधित करेंगे। इस बैठक में कोविड-19 टीके के कारोबार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार के मसले को भी उठाया जाएगा। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे श्रीलंका के दौरे पर हैं। इस दौरान वो श्रीलंका के शीर्ष असैन्य और सैन्य नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। साथ ही द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा होगी। अपने श्रीलंकाई समकक्ष जनरल शावेंद्र सिल्वा के निमंत्रण पर 4 दिवसीय दौरे पर श्रीलंका पहुंचे जनरल नरवणे का हवाई अड्डे पर श्रीलंका के शीर्ष जनरल ने गर्मजोशी से स्वागत किया। और इन सुर्खियों के बाद आइए अब जानते हैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष ने कल क्या कुछ ट्वीट किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राजमाता का जीवन पूरी तरह से जनसेवा को समर्पित था। वह साहसी और दयालु थीं। अगर भाजपा एक ऐसी पार्टी के रूप में उभरी है जिस पर जनता भरोसा करती है तो इसका कारण यह है कि हमारे पास राजमाता जैसे दिग्गज थे जिन्होंने लोगों के बीच जाकर काम किया और पार्टी को मजबूत किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट से कुछ पुरानी तस्वीरें भी साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार बलविंदर सिंह नकई के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में अग्रणी योगदान दिया। उनका जाना दुखद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागालैंड में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष विसासोली लुहोंगू के निधन पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने अपने ट्विटर संदेश में कहा कि विसासोली लुहोंगू एक मेहनती और समर्पित व्यक्ति थे जिन्होंने नागालैंड की प्रगति और नागा लोगों के सशक्तिकरण के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने राज्य में भाजपा को मजबूत करने के लिए उल्लेखनीय प्रयास किए। प्रधानमंत्री ने उनके परिवार और समर्थकों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को महान स्वतंत्रता सेनानी, उत्कृष्ट राजनेता और युग दृष्टा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने अपनी ट्विटर संदेश में कहा कि समाजवाद के प्रबल पक्षधर डॉक्टर लोहिया के प्रत्येक कार्य का एकमात्र उद्देश्य था जन मंगल के लक्ष्य की प्राप्ति। उनके विचार और चिंतन आज भी प्रासंगिक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वरिष्ठ राजनेता और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटिल को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पाटिल ने अपने उदार दृष्टिकोण और निष्पक्ष व्यवहार से सभा के संचालन को नई ऊंचाइयां दी। समिति व्यवस्था को सशक्त बनाने और संसदीय संस्थाओं को सुदृढ़ करने की उनकी प्रतिबद्धता अनुकरणीय है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व सांसद राजमाता विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उन्हें नमन किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों के सशक्तिकरण के लिए राजमाता का त्याग
और आमजन के कल्याण के प्रति उनका समर्पण हमेशा स्मरणीय और प्रेरणादायक रहेगा। मंगलवार को गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार मुलाकात की। राष्ट्रपति ने इसकी तस्वीरें अपने ट्विटर अकाउंट के माध्यम से साझा की हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने समाजवादी और प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी राम मनोहर लोहिया को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि लोहिया जी ने भारत की एकता और अखंडता की गहराई से परवाह की। उनके विचार और जीवन में सभी असमानताओं से मुक्त समतावादी समाज बनाने के प्रयास हम सभी को प्रेरित करते हैं। और इसके बाद अब अपने खास सेगमेंट जो कि सेहत से जुड़ा है उसकी बात करते हैं। और जब बात सेहत की आती है, स्वास्थ्य की आती है, तो फिजिकल हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है पराक्रम, वो है हमारा खान पान। बिल्कुल, क्योंकि खान पान ही हमारे पूरे बॉडी को चलाता है और अक्सर हम काम की व्यस्तता में प्रति इसको नजरअंदाज करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हमारी खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि इसका सीधा असर हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर पड़ता है। जैसे नवरात्र में बहुत से लोग व्रत रखते हैं प्रीति। हाँ, लेकिन व्रत रखते हैं, इस दौरान हमारे शरीर को मिलने वाले जो न्यूट्रिशन है उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए, इसका ख्याल रखना भी जरूरी है। तो आइए जानते हैं एक्सपर्ट से इसके बारे में। अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंज करके उन ऐसे पदार्थों का यूज़ करते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जो हम फास्टिंग की बात कर रहे हैं वो फास्टिंग पूरे दिन की फास्टिंग नहीं है। फास्टिंग का मतलब यहाँ पे है आपने हर 2 घंटे में खाना है, बट आपका जो अनाज है वो चेंज हो जाएगा। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपका जो बॉडी है, क्योंकि आप पोर्शन साइज़ यहाँ पे कम ले रहे हैं, तो आपकी जो बॉडी है वो एक रिपेयर फेज़ में चले जाती है। आप उठेंगे, सबसे पहले आपने लेना है ज़ीरा वाटर या फिर लेमन वाटर ल्यूकवार्म, उसके साथ थोड़े से नट्स लेने हैं। उसके बाद 2 घंटे के बाद आपने एक ब्रेकफास्ट में एक कलरफुल प्लेट फ्रूट्स की खानी है। उसके 2 घंटे के बाद आपने कुछ लिक्विड लेना है जो कि डिटॉक्सिफाई करेगा आपकी बॉडी को। जैसे आप मिल्क ले सकते हैं, कोकोनट वाटर, बटर मिल्क या वेजिटेबल जूस जिसमें घिया, पम्पकिन और इनका सूप भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपने 2 घंटे के बाद आपने खाना खाना है, एक थोड़ा सा हेल्दी मील लेना है जिसमें आप मिलेट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे बैनियार्ड मिलेट, स्वाक की राइस जिसे हम कहते हैं, तो कर्ड राइस आप बना सकते हैं। उसके अलावा आप राजगिरी की रोटी बना सकते हैं, कूटू की रोटी के साथ घिया की सब्ज़ी या पम्पकिन की सब्ज़ी, मूली पत्ता की सब्ज़ी और साथ में थोड़ा सा क्यूकम्बर रायता ले सकते हैं। और फिर आपने 2 घंटे के बाद मखाने लेने हैं, साथ में लेमन टी ले लीजिए। फिर उसके 2 घंटे के बाद एक प्रोटीन मील ले सकते हैं जिसमें पनीर और घिया का सूप ले लिया, सैलेड ले लिया। तो अगर आप ऐसा फॉलो करेंगे, इससे आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई भी होगी और आपको खुद को बहुत हल्का महसूस होगा। आप खुद देखेंगे आपके फेस पे कितना ग्लो आ रहा है। तो सेहत के लिए खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, खासतौर से तब जब आप जो त्योहारी जो मौसम है उसमें यदि आप उपवास कर रहे हैं, तो बेहद ज़रूरी है कि आप इसका विशेष ख्याल रखें। और आइए अब बात करते हैं आज के इतिहास की। इतिहास हम सभी को जानना चाहिए, क्योंकि इतिहास के जरिए हम खुद और आने वाली पीढ़ी को ये बता सकते हैं कि क्या कुछ ऐतिहासिक घटनाएं पूरी दुनिया में दर्ज हुई थी। तो आज जानते हैं 13 अक्टूबर का इतिहास। वर्ष 1911 में आज ही के दिन मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल का निधन हुआ। उनकी उम्र सिर्फ 43 वर्ष की थी। वे स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। स्वामी विवेकानंद के आकर्षक व्यक्तित्व, निरअहंकारी स्वभाव और भाषण शैली से वे अत्यधिक प्रभावित हुई, जिसके बाद उन्होंने स्वामी जी को अपना आध्यात्मिक गुरु बना लिया और साथ ही भारत देश को अपनी कर्म भूमि भी बनाई। उन्हें उनके गुरु ने सिस्टर निवेदिता का नाम दिया था। उन्होंने भारत में स्वामी विवेकानंद के विचारों के प्रसार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वर्ष 1999 में आज ही के दिन पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने 13 अक्टूबर 1999 को तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया। 13 मई 1996 को वाजपेयी जी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, जिसके ठीक 13 दिन बाद बहुमत साबित न करने के कारण उनकी सरकार गिर गई थी। दूसरी बार 1998 में प्रधानमंत्री बने और ये सरकार 13 महीनों तक चली और 1999 में बनी सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था।
वर्ष 1943 में आज ही के दिन इटली ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, जबकि इससे पूर्व बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली वर्ष 1936 में नाजीवाद के समर्थन में जर्मनी में शामिल हो गया था और वर्ष 1940 में इटली ने मित्र राष्ट्रों के खिलाफ द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। मित्र राष्ट्रों द्वारा इटली पर आक्रमण उसी समय हुआ जब इतालियों के साथ एक युद्ध विराम समझौता किया गया था। और आज का इतिहास जानने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। पराक्रम, कोरोना महामारी की चुनौतियों को हम सब ने देखा है और पूरी दुनिया को इसने कहीं ना कहीं सिखा दिया कि जो आने वाला अप्रत्याशित खतरा है उसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। क्यों? बिल्कुल। दरअसल प्रीति, कोरोना के खतरे ने भारत की नहीं पूरी दुनिया को सिखाया। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दरअसल हम देखते हैं जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं और एक ऐसा अनजान जो खतरा होता है जिसका हमें अंदेशा नहीं होता कि ये कब हो जाएगा, लेकिन वो बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। बिल्कुल। और कोरोना की स्थिति के बाद भारत ने, पूरी दुनिया ने ये समझ लिया कि तैयारी पहले से होगी तो हम उस खतरे को कम कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि आज इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है। ये दिन पूरी दुनिया को एकजुट और जागरूक करता है बड़ी आपदाओं को कम करने के प्रयासों के लिए। संयुक्त राष्ट्र हर साल 13 अक्टूबर को विश्व स्तर पर इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाता है। ये दिन जोखिम जागरूकता और आपदा में कमी की वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। ये दिवस आपदा रहित समाज का निर्माण करने के लिए नागरिकों और सरकार को प्रोत्साहित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है आपदा जोखिम को कम करना और सुरक्षित समुदाय बनाना। खतरों के जोखिम को कम करना, भूमि और पर्यावरण संसाधनों का उचित प्रबंधन, आपदाओं से निपटने के लिए समुदाय विशेष की तैयारी में सुधार करना और ऐसी सभी विनाशकारी घटनाओं के लिए पूर्व चेतावनी जारी करना आपदा जोखिम न्यूनीकरण प्रयोजन का केंद्र बिंदु है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1989 में प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर महीने के दूसरे बुधवार को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, लेकिन बाद में 21 दिसंबर 2009 को संयुक्त राष्ट्र ने प्रत्येक वर्ष 13 अक्टूबर को इस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के कलाकार की। तो प्रीति, आज हम किस कलाकार से दर्शकों को रूबरू कराने जा रहे हैं? आज के कलाकार पराक्रम जो हमारे हैं वो हैं मृणाल मोहन उपाध्याय। आप देखिए, उनकी पखावज के संगीत का आनंद लीजिए क्योंकि काफी सुप्रसिद्ध वो पखावज वादक हैं। और इसी के साथ मुझे और पराक्रम को इजाजत दीजिए और आप ये कुछ झलकियां देखिए। और कल आपके साथ फिर मुलाकात होगी इसी समय। नमस्कार। नमस्कार।